हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहे होंगे। और जैसे कि हमारी जो सीरीज शुरू हुई है एनसीईआरटी की, उसमें हमने ज्योग्राफी को भी इसमें ऐड कर लिया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ज्योग्राफी को भी शुरू कर दीजिए सर। तो हमने ज्योग्राफी को शुरू किया है। ज्योग्राफी में हमने पहला चैप्टर देखा था, अर्थ इन सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है। आपने उसमें देखा कि सोलर सिस्टम में सन है, और सन क्या करता है। सन ये सन है और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जिसमें पृथ्वी भी है, जिसमें पृथ्वी भी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थ। और ये सन के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही है, साथ में अपने घूर्णन पर भी चलती है, अपने अक्ष पर भी ये घूर्णन करती है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर चैप्टर उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ज्योग्राफी को अभी स्टार्ट किया है। अक्षांश, बहुत से बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें अक्षांश और देशांतर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और आज हम अर्थ के बारे में देखेंगे। अर्थ पर ये जो लैटिट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड्स है, ये पूरा का पूरा हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हमें देखना है कि अक्षांश क्या है। अक्षांश, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। फिर हम देखेंगे देशांतर। देशांतर क्या है, देशांतर देखेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब अक्षांश जब हम देखेंगे तो अक्षांश के दौरान ही हम ताप कटिबंध, ताप कटिबंध भी देखेंगे। ताप कटिबंध यानी कि हीट जोन, हम हीट जोन भी देखेंगे। हम जब देशांतर देखेंगे तो इसके साथ हमें देखना है समय के साथ, टाइम के साथ इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो हमें समय देखना है, हमें देशांतर देखना है, हमें देखना है ताप कटिबंध क्या होते हैं, हमें देखना है अक्षांश क्या होते हैं। उससे पहले हम एक चीज आपको बताते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पर अक्षांश और देशांतर ये रेखाएं होती हैं, और ये अर्थ पर कहीं खिंची हुई नहीं है, ये सब काल्पनिक है। अर्थ का जो अपने एक्सिस पर वो घूमती है, कोई वहां पर एक्सिस बना हुआ नहीं है, वो घूमती है, एक्सिस है काल्पनिक। ये हमने सब इमेजिन किया है। और आइए अब हम एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है भाई, देखो ग्लोब, सबसे पहले आप चित्र देख लीजिए ग्लोब का। ग्लोब के चित्र में आप ये देखेंगे कि ये ग्लोब है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये चित्र। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है, ग्लोब है पृथ्वी का छोटे रूप में उसकी प्रतिरूप, उसका एक सैंपल, उसकी एक कॉपी। ठीक, बिल्कुल एज इट इज, जैसे हमारी पृथ्वी है उसके छोटे रूप में अगर उसकी कॉपी देखें तो उसको हम कहेंगे ग्लोब। और इस ग्लोब में आप देखें, ये जो ग्लोब होता है ये फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है, मूवेबल होता है, यानी कि घूमता है। आपकी पृथ्वी भी घूमती है, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। अगर ये इसके अक्ष मान लिए जाए, ये जो सुई है ये इसके अक्ष मान लिए जाए, अक्ष इन्हें कहते हैं, तो ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये भी पश्चिम से पूरब की ओर घुमा सकते हैं। दूसरी बात, ये आपके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और ये बलून से भी बनाए हो सकते हैं। और ये है आपका ग्लोब। ठीक, इसमें जितने भी महाद्वीप और महासागर बने होते हैं इनका रेशो सेम होता है। मतलब अगर धरती इतनी बड़ी है, पैमाने में अगर हमने इसके बराबर ली, तो महाद्वीप और महासागरों को उसी के जितना उनका स्थान है वास्तव में, वही स्थान उनको उसी रेशो में दिया गया है। तो ये हमारा ग्लोब है। अब इस ग्लोब में हम ये समझते हैं कि
ग्लोब में समझने के लिए सबसे पहले हम एक आपको समझाना चाहते हैं पृथ्वी का। अगर सपोज करो ये पृथ्वी है, ये आपका एक पृथ्वी है, और पृथ्वी में आप एक बात समझ, आपने पढ़ा है सौरमंडल वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं होती। पृथ्वी कैसे रंग की, कैसे आकार की होती है, भू आब आकार की, यानी कि ज्योइड शेप होती है। ज्योइड शेप पृथ्वी के समान। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके अक्षिस है, यहाँ से तो ये फ्लैट होती है, और यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है कि इसके जो दोनों ये हैं, ये तो फ्लैट है और यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ज्योइड शेप। और इसका जो एक्सिस है, हमने एक सपोज करो इमेजिनरी लाइन लगा ली, इमेजिनरी लाइन हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये अगर इमेजिनरी लाइन हमने बनाई तो ये इसको ऐसे, ये है इसका एक्सिस, और ये अपने एक्सिस के वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक, ये हुआ इसका एक्सिस। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि ये जो अक्षांश हैं, ये जो देशांतर हैं, ये क्या है। देखिए भाई, अक्षांश अगर हम अर्थ को इस रूप में ले, ये तो एक्सिस हो गया इसका। यदि हमने सपोज करो ये मान लिया कि इस अर्थ का ये तो हो गया नॉर्थ पोल, इस एक्सिस को हम नॉर्थ पोल कहा, और ये हो गया इसका साउथ पोल। ठीक है, अगर इस अर्थ को हम बिल्कुल बीच बीच से एक सर्किल बना दे, जहां से इसका सबसे उभरा भाग है वहां पर हमने अगर इसका सर्किल बना दिया, तो ये अर्थ को दो हिस्सों में बांट देगा। ये जो दो हिस्सों में बांटता है, ये तो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं विषुवत व्रत, इसको बोलते हैं विषुवत व्रत, यानी कि इक्वेटर। क्या है ये, इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, ये हुआ इक्वेटर। और इसको जो इसके नॉर्थ में है, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये इसको दो आधे गोलों में बांट दिया, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ आपका उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हुआ फिर आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। और इसको जो बीच में बांटने वाली जो सर्किल है, ये सर्कल इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लाइन नहीं है, ये अर्थ के चारों ओर एक सर्कल है। ठीक, और इसको बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत। और ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको आप नॉर्थ हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसको साउथ बोलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर। तो आपने क्या देखा, एक सर्कल है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है और सबसे बड़ा है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, अब इस पृथ्वी को सपोज करो ये हुआ विषुवत व्रत। अब इस विषुवत व्रत को हम अंश में, डिग्री में नापते हैं। अगर ये 0 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, और हम इसके बहुत सारे, ये इसी के पैरेलल लाइंस होती हैं, इसी के पैरेलल्स ये लाइंस बनती हैं, और इन्हीं को कहते हैं अक्षांश या समानांतर। ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं और ये कहीं भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो जैसे नॉर्थ स्फीयर में देखा आपने, अब सदर्न स्फीयर में भी देख लो, इसी प्रकार की लाइनें सदर्न स्फीयर में होती है, और ये भी एक दूसरे को काटती नहीं, पैरेलल होती है, इसलिए इनको पैरेलल लाइन भी कहते हैं या अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। अब जब सपोज करो ये हुई 0, अब मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ जिससे अलग से दिखाई दे। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये है आपकी विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा में आप ये 0 डिग्री है, तो इसको मान लिया सपोज करो ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और इस तरीके से ये यहाँ पर जाकर क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक, और 90 डिग्री पर क्या हुआ, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, यहाँ पर भी मान लिया सपोज करो 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है,
ये 30 डिग्री है, ये 40 है, मतलब इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये जो सर्कल है, ये जितना हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं या पोल की तरफ जाते हैं उतने ही छोटे होते रहते हैं, और जितना सबसे बड़ा कहाँ होता है, बीच में, जो 0 डिग्री होता है। और फिर इसी तरह आप यहाँ पर नोट करेंगे ये सर्कल छोटे होते गए, और ये नॉर्थ पर जाकर तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं। नॉर्थ पर जाकर इनकी स्थिति ये हो जाती है कि एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, और जब ये बिंदु की तरह दिखाई देते हैं ना, इनको बोलते हैं पोल्स। एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। जो साउथ में होता है उसको साउथ पोल कहते हैं, और जो नॉर्थ में होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। अब कहेंगे सर ये 90 डिग्री क्यों है? देखिए, एक अर्थ का एक सिद्धांत है कि जो इसका अर्थ का पूरा सर्किल होता है उसका 1/4 होता है इनकी, इस यहां से इसके ध्रुवों के बीच की दूरी। यानी कि अगर ये पूरा सर्किल 360 है, 360 है और इसके 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर ये एक सबसे छोटा सर्कल होगा 90 डिग्री पर, एक बिंदु की तरह, और वो होगा नॉर्थ पोल। और इसी तरह साउथ में होगा साउथ पोल। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है कि भाई ये आपने ये तो बता दिया, अब इसमें आपने कुछ इंपोर्टेंट साइट्स जो अंश हैं वो देखते हैं। एक तो आपने देखा 0 डिग्री, ये कौन सा है, 0 डिग्री। एक आपने देखा 90 डिग्री, 90 डिग्री या नॉर्थ पोल। एक आपने देखा 90 डिग्री साउथ पोल। ये आपने तीन चीजें, यानी कि विषुवत, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत, विषुवत व्रत, और ये आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट अक्षांश और भी हैं। क्या क्या है वे? एक तो है आपका ये वाला, ये है, सपोज करो ये है 23.5 डिग्री, कहा, नॉर्थ। एक मैं इससे पहले, इसके बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो आपको मैं नॉर्थ और साउथ बता रहा हूं, ये क्या है। ये देखो ऐसे है कि जैसे आपने सपोज करो, आपकी बुक में उदाहरण भी है, जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, या ब्राजील में है, जो ब्राजील में है बेलो होरिजोंटे। जो बेलो होरिजोंटे है वो भी 20 डिग्री पर है। ये मान लिया सपोज करो ब्राजील में बेलो जोंटे है, और इसकी जो लोकेशन है वो है 20 डिग्री, बेलो होरिजोंटे, होरिजोंटे। ठीक है, ये लोकेशन है ब्राजील में। एक यहां पर लोकेशन, सपोज करो यहां पर लोकेशन है, और ये है चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र में है, और इसकी लोकेशन भी है 20 डिग्री। ठीक, अब कैसे हम समझें कि ये अलग है? जगह तो अलग है, इसमें तो कोई हो रहा ही नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन अलग कैसे है? देखो, आप देख रहे हो ये 0 डिग्री से ऊपर है, तो इसके ये हो जाएगा नॉर्थ, उत्तरी, और ये 0 डिग्री से नीचे है तो ये हो जाएगा साउथ। तो अगर हम आगे बताएंगे कि जो चंद्रपुर है वो कौन से अक्षांश पर है, वो है 20 डिग्री नॉर्थ पर, ये पूरी बात होगी। और अगर बेलो होरिजोंटे की बात कहेंगे तो हम कहेंगे 20 डिग्री साउथ। अगर हम केवल 20 डिग्री कहेंगे, 20 डिग्री अक्षांश है, तो ये तो अधूरी बात हुई। भाई कौन से हेमिस्फेयर में है ये तो बताना पड़ेगा, कि नॉर्थ में है कि साउथ में। 20 डिग्री तो नॉर्थ में भी होता है, 20 डिग्री साउथ में भी होता है, तो ये बताएंगे कि ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, तो इससे एकदम आप समझ जाएंगे अच्छा नॉर्थ में है। ठीक है, और ये 20 डिग्री साउथ में है, इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये साउथ में, साउथ हेमिस्फेयर में है। तो एक तो हुआ ये। दूसरा, आपको अगर इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं, क्या, कि अगर इसमें कुछ इंपोर्टेंट अक्षांश हैं, इंपोर्टेंट अक्षांश है, जैसे इंपोर्टेंट अक्षांश है इसमें, जैसे ये वाला इंपोर्टेंट अक्षांश है, ये है 23.5 डिग्री। ये कौन सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, समझ में आ गया। एक है, ये है 23.5 डिग्री साउथ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। अब समझ में आया ये साउथ क्यों है? ये भी 23.5 डिग्री है, वो भी 23.5 डिग्री है, लेकिन वो चूंकि नदन
हेमिस्फेयर में है तो नॉर्थ लिखेंगे, और ये साउथ हेमिस्फेयर में तो साउथ लिखेंगे। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है उसको मैं बताऊंगा अभी कि ये 23.5 ही क्यों लिया है। आप ये भी तो पूछ सकते सर 22.5 क्यों नहीं लिया, 20 क्यों नहीं लिया, 25 क्यों नहीं लिया, 30 क्यों नहीं लिया। मैं आपको बताऊंगा स्पेशली 23.5 ही क्यों लिया है। इससे पहले एक बार ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। ये आपका हो गया यहां पर 66.5 डिग्री, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं उत्तरीय ध्रुवीय व्रत। देखिए इनको व्रत बोल रहे हैं, उत्तरी उत्तरी ध्रुव व्रत। और ये जो है इसको बोलते हैं, ये भी 66.5 डिग्री है, ये भी 66.5 डिग्री है, लेकिन ये है साउथ। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत, सर्कल, पोलर सर्कल, सदर्न पोलर सर्कल और नॉर्थ पोलर सर्कल। तो ये 66.5 हुआ, और ये 90 पे ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो पृथ्वी के दो ध्रुव हुए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब इंपोर्टेंट कौन कौन सी अक्षांश है वो देख लीजिए। इंपोर्टेंट अक्षांश है नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया, ये हो गया कौन सा 66.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा हो गया यह 23.5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा हो गया ये 0 डिग्री हो गया, और मकर रेखा हुआ 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण ध्रुव व्रत हुआ 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ पोल हुआ 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 23.5 क्यों लिया। अब आपके आंसर को, आपके जवाब का उत्तर मैं दे देता हूं। इसी में अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ूं, नेक्स्ट में अगर इसको पढ़ूं तो एक बार फिर इसको देखें। ये हो गया आपका विषुवत 0 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री, और ये आपका 23.5 डिग्री, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री, और यहां पर भी आपका 66.5 डिग्री। तो ये हो गया आपका सपोज करो नॉर्थ पोल, और ये हुआ आपका साउथ पोल। एक बार इसमें देख ले, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है। ठीक, इसको आपने बोला था विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये था आपका क्या, कैंसर, कर्क रेखा, और ये था आपका नॉर्थ, नॉर्थ पोल का यानी कि नॉर्थ उत्तरी ध्रुव व्रत, नॉर्थ पोल सर्किल। ये था आपका नॉर्थ पोल सर्किल, ये था साउथ पोल सर्किल। ठीक, और ये था आपका कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा। अब सवाल पैदा होता है कि ये 22.5 और 23.5 क्यों लिया। ये जो एरिया है, ये मैं इसको शेडो कर देता हूं, इस एरिया को मैं शेडो कर दूं, तो ये जो एरिया है इसको ये होते हैं आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां पर क्या होता है, इसकी पहचान ये है कि यहां सूर्य वर्ष में कभी ना कभी एक बार सर पर सीधे चमकता है, दोपहर में सर पर सीधे चमकता है, और यहां पर क्या है, यहां पर सीधे नहीं चमकता है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। यहां पर मान लिया सपोज करो ये सन है, ये अगर सन है
तो इसकी जो लाइट फोकस होती है, उस लाइट इस यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं इस एरिया में, इस एरिया में सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, ये तिरछी होने लगती है और ये इस टाइप से तिरछी होने लगती है। और जब ये तिरछी होने लगती है तो इनकी जो हीट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, प्रकाश की और हीट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जब इंटेंसिटी कम हो जाती है तो यहाँ पर गर्मी कम होती है, ठंड अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यह है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये जो क्षेत्र है इसमें कम गर्मी है, सर्दी भी होती है। इस एरिया में तो सर्दी होती ही नहीं, इस एरिया में सर्दी भी होती है और लेकिन गर्मी भी होती है। इसको बोलते हैं शीतोष्ण, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो एरिया है ये है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अब ये शीत कटिबंध वाला एरिया, इसमें हमेशा सर्दी रहती है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश और हीट सूर्य की बहुत ही कम पहुंच पाती है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अगर आपने बचपन में क्या किया होगा कि एक लेंस से कागज में आग लगाई होगी, वो लेंस क्या करता है, सारी हीट को कंजर्व फोकस कर देता है और कहां पर, एक पर्टिकुलर जगह पर, और वहां पर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है हीट की कि वो कागज को जला देती है। लेकिन वास्तव में तो सूरज की जो किरणें हैं वो आपको नहीं जला पा रही या किसी और कागज को तो नहीं जला पा रही जब तक कि उसे लेंस की मदद से फोकस ना किया जाए। परंतु यही कारण है क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोकस होने पर वो उसको वहां पर सारी हीट की इंटेंसिटी छोटे से एरिया में हो जाती है, और जैसे ही क्या होता है वो हटा देते हैं तो वो फिर अपनी जो उसकी हीट है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बड़े एरिया में, लाइट भी। तो आप ये देखें कि जब सपोज करो एक एक बॉल है और उस पर एक लाइट पड़ रही है कोई, और ये लाइट जो है, ये लाइट ये इस एरिया में पड़ रही है, ठीक, तो इस एरिया में क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दें, इस गत्ते को आपने तिरछा कर दिया तो ये जो लाइट है ये फैल जाएगी, ये जो लाइट है ये फैल जाएगी और इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, लाइट फैल जाएगी और हीट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये एनसीईआरटी में भी इसको दर्शाया गया है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ क्या है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसकी, टेम्परेचर की और हीट की और लाइट की। यहाँ पर कम होने लगता है और यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, जिससे ठंड होने लगती है। अब इसमें जो सबसे जरूरी है, और हाँ इंग्लिश में अगर देखना चाहो इसको तो बोलते हैं टॉरेड, TORRID, टॉरेड। और ये है टेम्परेट, टेम्परेट जोन, और यह है फ्रिजिड, यह है फ्रिजिड जोन। तो हमने धरती को कितने, 3 हिस्सों में टेम्परेचर के आधार पर, इसमें हीट जोन जो है धरती पर 3 है, पृथ्वी के 3 हीट जोन हुए। कौन कौन से, टॉरेड, टेम्परेट और फ्रिजिड। और ये कितने कितने हैं आपने समझ लिए क्या, कि इसे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ये तो हो गया आपका टॉरेड। और जो आपका 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री तक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त तक है, वो हो गया आपका टेम्परेट। और जो उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल तक है वो हो गया आपका उत्तरी क्या हो गया, शीत कटिबंध, यानी कि फ्रिजिड एरिया। और इसी प्रकार यहां पर, यहां इसके बीच में ये भी क्या हुआ, शीतोष्ण हुआ, टेम्परेट हुआ, और ये क्या है, ये भी फिर शीत हुआ, यानी कि फ्रिजिड हुआ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि अब क्या, अब हमें क्या सीखना है।
अब हमें सीखना है, मैं आपको एक बार समरी कर रहा हूं इसकी पूरी चित्रों के, मैं आपको चित्र के माध्यम से एक बार समझाना चाहता हूं अक्षांश देशांतर, फिर थ्योरी को भी देखेंगे हम। अब हम सपोज करो ये है हमारा ये वाला, और ये इसका क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ, क्या हुआ, ये इक्वेटर हुआ। और ये इक्वेटर जो है सपोज करो ये इक्वेटर, ये क्या करता है, धरती को दो भागों में बांटता है, एक नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल हुआ, और ये साउथ पोल हुआ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर। आपने एक चीज देखी थी, आपने देखा था कि जो पृथ्वी है, जो आपने पृथ्वी को देखा, तो आपने यहाँ पे पहले देखा था ब्राजील में 20 डिग्री पर, आपने उसका सॉल्यूशन कर दिया कि ये साउथ है, और चंद्रपुर है यहाँ पर 20 डिग्री पर, और आपने इसका सॉल्यूशन कर दिया कि ये क्या है, नॉर्थ है। लेकिन अगर मैं इसी 20 डिग्री पर सपोज करो ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और ये भी 20 डिग्री है ना, अगर सपोज करो इस 20 डिग्री पर मैं यहां पूछने लगूं कि इसकी क्या लोकेशन होगी, मान लिया टोगो है, टोगो 20 डिग्री पर है पैसिफिक ओशन में, मॉरिशस है, हिंद महासागर है, वो भी 20 डिग्री है, कहाँ, हिंद महासागर में, मान लिया सपोज करो यहाँ पर है मॉरिशस और यहाँ पर है टोगो, ये आपने बता दिया कि 20 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ पर आपने बता दिया सपोज 20 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ है। तो आप मुझे ये बताइए कि अब इसको आप कैसे वो करेंगे, मतलब एक तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ये थोड़ा सा मान लिया 20 डिग्री है, और यहीं पर आपने देखा कि क्या है, ये है मॉरिशस, और ये यहाँ पर 20 डिग्री है, 20 डिग्री, और ये भी है, ये 20 डिग्री पर ही, ये हो गया टोगो, थोड़ा दूर को बना लेते तो अच्छा होता, टोगा या टोगो, और ये हो गया मॉरिशस, ये दोनों आइसलैंड है, मॉरिशस, मॉरिशस और टोगो दोनों आइसलैंड है। अब इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बताइए आप मुझे। ये तो दोनों, ये भी सपोज करो साउथ है और ये भी साउथ है, तब हम ऐसा करते हैं कि एक हमें जरूरत होती है रेफरेंस लाइन की, कौन से रेफरेंस लाइंस की, जो नॉर्थ से साउथ को मिलाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। और वो क्या करती है, वो जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को एक रेफरेंस लाइन खींच देंगे, ये एक रेफरेंस लाइन खींच देंगे, तब हम बता पाएंगे क्या, कि वेस्ट और ईस्ट, ठीक। और ये जो रेफरेंस लाइंस हैं वेस्ट और ईस्ट के बारे में बताती हैं, फिर हम बताएंगे कि अच्छा ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, राइट। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, एक हम बना लेते हैं, तो पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांट दिया, पृथ्वी है, और पृथ्वी को एक गोला तो ऐसा हो गया, एक सर्कल तो इसका ऐसा हो गया 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, और एक ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इन दोनों को हमने रेफरेंस कर दिया, रेफरेंस लाइन खींच दी, और ये हो गई 0 डिग्री। तो ये तो आपको बताएगी क्या, ईस्ट और वेस्ट, और ये आपको बताएगी क्या, नॉर्थ और साउथ, राइट। ये चीजें समझ आ गई। अगर ये इधर आप चलोगे तो वेस्ट में चलोगे इस रेफरेंस लाइन के, और इसको भी हम डिग्री में नापे तो ये भी 0 डिग्री है, तो ये क्या हुआ आपका वेस्ट, इस साइड में जाने पर, और इस साइड में जाने पर ईस्ट, इसके इस साइड में जाने पर नॉर्थ, और इस साइड में जाने पर साउथ। तो ये तो है हमारा अक्षांश रेखा, और ये हमारी देशांतर रेखा है, ये है देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है। अब इस लॉन्गिट्यूड में आपने एक चीज मैं आपको बताऊं, कि जैसे सपोज करो ये रेफरेंस लाइन आपने खींच दी, इसको रेफरेंस लाइन को ये जैसे नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हैं, ये 0 डिग्री पर है, और इससे जब आप तो जो और भी लाइंस खींचते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और वहां पर कन्वर्ज हो जाती है जाकर सब की सब। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चौड़ाई है, लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे यहाँ चौड़ाई घट गई, यहाँ चौड़ाई घट गई,
है ना। इस प्रकार से हर इसमें देखेंगे, इसमें भी यहाँ यहाँ सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है, फिर यहाँ चौड़ाई घट गई, यहाँ चौड़ाई घट गई, फिर यहाँ चौड़ाई घट गई। इसका मतलब आपने देखा कि देशांतर, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जब हम देखते हैं तो ये सेंटर में तो सबसे ज्यादा चौड़ी होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है तो ये कन्वर्ज होती जाती है, छोटी होती जाती है, मतलब नेडी होनी शुरू हो जाती है। इनकी जो चौड़ाई है वो कम होने शुरू है, और पॉइंट पर जाकर तो 90 डिग्री पर जाकर तो एक बिंदु के समान हो जाती है, राइट। तो ये हो गया देशांतर। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों को हम देखते हैं पृथ्वी को, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। एक चीज और मैं बताऊं, इस ये है कि जो ग्रीनविच है वहां से हमने एक स्टैंडर्ड लाइन मान ली 0 डिग्री की। और क्यों मान ली कि इसके भाई अब क्या है, यहां पर जब ये समय की बात है, यहां पर जब 12 बजेंगे सीधे, जो दोपहर में सब सीधी धूप होगी, तो ये मान लेंगे कि ये रेफरेंस टाइम हो गया, ये रेफरेंस लाइन हो गई। इसके बाद इधर ईस्ट में तो बढ़ेगा और वेस्ट में घटेगा। तो इसको अब ऐसे देखें कि अगर ये सपोज करो देशांतर लाइन है, ये है आपकी लॉन्गिट्यूड्स और ये है आपके लॉन्गिट्यूड्स, ठीक, और ये है आपके लैटिट्यूड्स, अक्षांश। तो ये अक्षांश क्या करते हैं, ये एक दूसरे को फिर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। अब ये इस टाइप से, तो ये एक ग्रिड बनाते हैं पूरा का पूरा, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड। ये बनाते हैं आपका ग्रिड, यानी कि ये हो गया आपका ग्रिड। ये जो ग्रिड बनते हैं इसी में आप लोकेशन जा सकते हैं। आपका जो जीपीएस ट्रैक करता है आपको, वो बिल्कुल इन्हीं ग्रिड में ट्रैक करता है। वो ऐसे है जैसे सपोज करो कि हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधी लाइन हमने कागज पर ड्रॉ करी और फिर इनको इंटरसेक्ट कर दिया और इस तरह से पड़ी हुई लाइन से। तो अगर ये सपोज करो ये लाइन ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, और ये जो लाइन है ये ए है, कैपिटल ए, बी और कैपिटल सी है। अब जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, अब मैं इस पॉइंट को ढूंढूं, अब मैं अगर इस पॉइंट को ढूंढूं कि ये जो लाइन है, मैं इस पॉइंट को ढूंढूं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्या लोकेशन है ये लोकेशन जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है। अब जैसे ये वाली है तो इसको कहेंगे कैपिटल सी और स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल ए, ये हो गई इसकी लोकेशन। ये क्या हुआ, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये उसकी लोकेशन हो गई। इसकी लोकेशन आप बताएं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये इनकी लोकेशन हो गई। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस ग्रिड को देखेंगे। इसमें क्या था, इसमें देखो अगर हमें सपोज करो यहाँ की लोकेशन निकालनी है, यहाँ की लोकेशन निकालनी है, तो आप ये देख लेंगे कि कितने डिग्री देशांतर पर है, और फिर ये देख लें कि ये कितने डिग्री उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। मान लिया सपोज करो ये आपने ले लिया, ये है आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री देशांतर है, और ये आपका 0 डिग्री है। तो ये यहाँ पर जो लोकेशन हुई 0 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट, सही है। ये इधर क्या है, ईस्ट है, ये 50 डिग्री ईस्ट हुआ। अच्छा इधर क्या है, अगर इधर 50 डिग्री देखना हो, ये मान लिया सपोज करो यहाँ पर हमें यहाँ देखना है, और ये वाला पॉइंट है 50 डिग्री वेस्ट, और क्या 0 डिग्री नॉर्थ, तो 0 डिग्री होगा, नॉर्थ कह लो या कह लो साउथ कह लो, 0 तो 0 ही होता है। तो इस टाइप से हम लोकेशन देखेंगे। एक एग्जांपल और देखना चाहेंगे, दिखाएंगे जब उस पे आएंगे बुक पर। तो ये आपने देख लिया, फिर हम देखेंगे टाइम। टाइम को देखने के लिए हमें देशांतर, जैसे हीट जोन को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, लैटिट्यूड्स की, और इसी प्रकार हमें टाइम देखने के लिए जो जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, लॉन्गिट्यूड्स की। तो टाइम का जो हिसाब किताब है वो ये है कि अगर ये धरती है पूरी, तो ये आपका 0 डिग्री और ये आपका देशांतर 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इस 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट होता है
और वो होता है, इधर से आप चलो तो ईस्ट होगा, इधर से आप जाओगे तो आपको मिलेगा इसके ऑपोजिट 180 डिग्री ईस्ट। जब आप इधर से जाओगे तो यहाँ इसके पीछे ऑपोजिट बिल्कुल ये मिलेगा 180 डिग्री वेस्ट। ठीक, और ये आपको आश्चर्य होगा कि दोनों एक ही लाइन होती है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, और इन दोनों, इस लाइन को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं? 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर हम क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले एनसीईआरटी से मैंने आपको चित्रों के माध्यम से पूरा समरी कर दिया इसको, चैप्टर को। अब आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। क्या है इसमें? इसमें बताया गया है कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो वास्तव में है गोल नहीं है, उसका जियोइड शेप है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी है और बीच से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। आपने ग्लोब देखा, ग्लोब के बारे में बताया गया है। फिर बताया गया है कि फिर इसने आपने बताया कि जिस 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 कीली के ग्लोब में, जिस कीली के चारों ओर ये घूमता है ना ग्लोब, उसको कहते हैं अक्ष। इसी प्रकार से अक्ष को इमेजिन किया जाता है पृथ्वी में, वो जैसे ऐसे घूमती रहती है, तो उसको मानते हैं कि अपने एक अक्ष के चारों तरफ ये घूम रही है, तो उसको कहते हैं अक्ष, यानी कि एक्सिस। अक्ष मतलब एक्सिस। ग्लोब पर ये दो बिंदु की सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण, और जहां से ये सुई गुजरती है ना, उसको बोलते हैं, जहां से ये सुई गुजरती है उसको बोलते हैं उत्तर और दक्षिण ध्रुव। ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसको। हाँ, एक पॉइंट घटा, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक अन्य काल्पनिक ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको कहते हैं विषुवत। उसको क्या बोलते हैं? विषुवत। विषुवत व्रत यानी कि इक्वेटर, ये जो काल्पनिक लाइन है जो मैंने आपको बताई थी, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, विषुवत व्रत। ये एक सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, एक पूरा सर्कल होता है। ये इसमें ये दिखाया गया है, ये वाला, ये आपको पूरा दिखाया गया है। फिर इसने कहा कि ये इसको दो आधे भागों में बांट देती है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। बिल्कुल सही बात है कि ये जो इसके ऊपर होगा ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसके जो दक्षिण में होगा दक्षिण गोलार्ध है। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। ये एक रेफरेंस लाइन होती है, ये सिर्फ इमेजिन होती है, ये पृथ्वी पर आपको कहीं खिंची हुई नहीं मिलती। अगर आप ढूंढने लगे, आप समय मैं विषुवत रेखा ढूंढने जा रहा हूं, तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कागज पर एक सिर्फ काल्पनिक लाइन है जो हमें कैलकुलेशन करती है, रेफरेंस लाइन है जो आपकी लोकेशन के लिए रेफरेंस का काम करती है। इनको समानांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, और इनको अंशों में नापा जाता है, डिग्रीज में, अंश में नापा जाता है। विषुवत व्रत शून्य अक्षांश को दर्शाती है, ये बिल्कुल शून्य होता है। कौन सा? इक्वेटर। इक्वेटर 0 होता है बिल्कुल, और किसी को नहीं पता नोट कर लें, अभी बताया था मैंने, 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, बिल्कुल बीच में। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/। देखो, इन्होंने कहा कि जो अभी मैंने आपको समझाया था, इसके चारों ओर का जो है ये नॉर्थ पोल है, इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, या विषुवत व्रत से नॉर्थ पोल की जो दूरी होगी वो क्या होगी? 360 का 360, क्योंकि इसका पूरा एक सर्कल 360 होता है, 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तो ये होगा आपका 90 डिग्री बनाएगा, और ये होगा आपका साउथ पोल। साउथ में है तो साउथ पोल, और नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जितने भी ऊपर के हैं ना 0 डिग्री से ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? सबको नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तथा विषुवत व्रत के दक्षिण स्थित में सभी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा
या यानी उत्तर दक्षिण को भी लिखा जाता है। बिल्कुल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, अगर ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, ये मान लिया सपोज करो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, और 23.5 डिग्री ये भी है लेकिन ये साउथ में है तो साउथ लिखा हुआ है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील के बेलो होरिजोंटे, बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर है 20 डिग्री पर, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और ये जो बेले होरिजेंटे हैं ये है दक्षिण में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, चंद्रपुर को 20 डिग्री नॉर्थ और होरिजेंटे को 20 डिग्री साउथ, ये लिखने का तरीका इन्होंने इसमें बताया। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब आप ये एक बात मैं आपको उसमें बताना भूल गया था कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ये है और ये विषुवत वृत्त है, ये पृथ्वी है और ये विषुवत वृत्त है 0, तो आप जब देखें तो यहाँ पर जो आकार हैं ये कम होते जाते हैं, ये कम होते जाते हैं, और फिर एक टाइम तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये एक बिंदु के रूप में हो जाता है, ये 90 डिग्री पर, यानी कि 0 से शुरू होता है 90 तक जाता है, 0 डिग्री से शुरू होता है 90 तक जाता है, ठीक। लेकिन वृत्त इनके छोटे होते जाते हैं, सही, इनका जो सर्किल है वो कम होते जाते, छोटे होते जाते हैं। और देशांतर में ये बात नहीं होती, देशांतर में सारी की सारी जितनी देशांतर लाइन है, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब समान आकार के होते हैं, उनमें एक छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनमें सर्कल जितने पोल्स की तरफ जाएंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे। ये देखें ये छोटे होते गए और यहाँ पर भी आके ये 90 हो गया। तो ये क्या है, जितना हम पोल की तरफ जाएंगे ये सर्कल छोटे होते जाएंगे, ये इसमें समझाया गया। आगे इन्होंने कहा कि ये चित्र भी हम बताएंगे आपको, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, समानांतर रेखा है, विषुवत वृत्त इक्वेटर 0 डिग्री, एक तो आपने महत्वपूर्ण में ये देखा कि एक तो ये है 0 डिग्री, एक आपने देखा उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, और एक आपने देखा दक्षिण ध्रुव है 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण है, वो 4 और महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं, ये वाले इस चित्र में आप देखें, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। तो ये चित्र जो है इसको थोड़ा सा बीच में आ जाने दो, इस चित्र में आप देखो ये है नॉर्थ पोल, ये नीचे साउथ पोल। एक तो ये 0 डिग्री इंपोर्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। एक हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। एक हो गया आपके ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। इसी तरह आप साउथ में आ जाओ, साउथ में 23.5 डिग्री साउथ वाले को कहेंगे मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉन, और जो ये है 66.5 डिग्री साउथ में, ये है 66.5 डिग्री सदन दक्षिण, ये है दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक। और इसके नीचे है साउथ पोल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट्स हैं। फिर इसके बाद में ये खत्म होने के बाद आपको बताऊं, ये खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बताना चाहते हैं हीट जोन। अब हीट जोन के बारे में इसमें बताया गया है, आगे एक बार पढ़ते हैं इसको। ये चित्र तो मैंने आपको समझा ही दिए, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद और अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखिए ये उदाहरण भी दिया हुआ है, ये उदाहरण दिया है, ये वो जो मैं आपको समझा रहा था, ये एक टॉर्च है। टॉर्च क्या है, एक गत्ते पर, सीधे खड़े गत्ते पर बिल्कुल समानांतर डालती है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज और कम क्षेत्रफल में, जब क्षेत्रफल कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी तो बढ़ ही जाएगी, और जैसे ये तिरछा करते हैं इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश तो फैल जाता है लेकिन इसकी हीट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जो झुका हुआ एरिया है, जो तिरछा एरिया है पृथ्वी का, जहां पर सीधी किरणें नहीं पहुंचती सूर्य की, वहां पर स्थिति ऐसी बनती है, ठीक। और इसमें दिखाया भी गया है, क्या दिखाया गया है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध का मतलब हुआ कि जो हीट जोन है पृथ्वी के वो कैसे हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक ऊपर होता है सर के, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध।
अच्छा सब एक करंट में क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं करंट्स, तो करंट में आप पढ़ते होंगे आईएस से, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, तो वो भारत ने शुरू किया है। उसमें क्या है कि जितने भी आपके सोलर पावर है, सोलर पावर यानी कि सूरज से बनने वाली बिजली, सोलर पावर की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ पर है, इसी उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। इसका कारण क्या है कि यहाँ इस एरिया में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है और सबसे ज्यादा हीट उत्पन्न करती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। 23.5 डिग्री से ऊपर चले जाओ तभी भी कभी भी सूर्य जो है दोपहर में सर के ऊपर ठीक नहीं होता, और आप 23.5 डिग्री साउथ के नीचे चले जाओ कभी भी सूर्य बिल्कुल सीधा नहीं पड़ेगा सर पर दोपहर के समय। फिर इन्होंने कहा कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच होने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मॉडरेट रहता है, ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा, यानी कि वहां पर सर्दी भी होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे भारत है, भारत की जो लोकेशन है वो अगर देखा जाए तो ये 0 डिग्री से ऊपर है, और भारत में ये 23.5 डिग्री जा रही है, सपोज करो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 0 डिग्री। अब ये कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया कौन सा आ गया बताओ, ये आ गया उष्ण कटिबंध, उष्ण गर्म वाला जहां सर्दी होती ही नहीं, कटिबंध। और जो 23.5 के ऊपर है वो है शीतोष्ण, शीतोष्ण। तो आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो तो शीतोष्ण में पड़ेगा, और जो हमारा साउथ इंडिया है वो सारा का सारा उष्ण कटिबंध में पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ में सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन सर्दी भी होती है। लेकिन यहाँ पर सर्दी तो बहुत ही कम होती है, होती ही नहीं, बल्कि साउथ में सर्दी क्यों नहीं होती, क्योंकि वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ते हैं। और हमारा कहाँ पड़ता है, नॉर्थ इंडिया जो पड़ता है वो शीतोष्ण कटिबंध में, और हमारा साउथ इंडिया कहाँ पड़ता है, वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें यही है, ये हुआ शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच में बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, और वहां पर सूर्य की किरणें ठीक सी बिल्कुल बहुत ज्यादा तिरछी हो जाती है और कहीं कहीं तो जा भी नहीं पाती। उसको बोलते हैं शीतोष्ण शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अब एक बार इस चित्र को अब देखिए, ये वाला, ये वाले चित्र को अब देखिए, तो अब समझ में आ गया आपके, ये कौन सा हुआ, ये है आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, और ये है उष्ण कटिबंध, ये वाला एरिया, ठीक है, उष्ण कटिबंध। चलिए आगे इसमें जो बताया गया है ये अब क्या हो गए अक्षांश। अब देशांतर देखिए, देशांतर की क्या आवश्यकता पड़ी, हमें रेफरेंस लाइन चाहिए, और हमने रेफरेंस लाइन बनानी नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली लाइन को। और क्यों चाहिए हमें रेफरेंस लाइन, क्योंकि हमें लोकेशन देखनी है। हमने नॉर्थ और साउथ लोकेशन तो देख ली, लेकिन हमें ईस्ट और वेस्ट लोकेशन भी देखनी है। तो हमने क्या किया, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेफरेंस लाइन भी खींच ली और उसको कहा देशांतर। ये इस टाइप से ये सब देशांतर है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप, प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप, ये रहा टोगा द्वीप, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, और वो है 20 डिग्री साउथ, दोनों 20 डिग्री साउथ पर है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर यामोत्तर
कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में नापा जाता है। इनको भी दूरी को अंशों में नापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट, मिनट को सेकंड में, अंश को मिनट में बदल सकते हैं, मिनट को सेकंड में विभाजित कर सकते हैं। और ये अर्धवृत्त होते हैं। वो क्या थे? पूरे वृत्त थे। कौन थे? अक्षांश पूरे वृत्त थे, पूरा सर्किल थे, और ये है सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, दोनों में अंतर है। तो इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। मैंने बताया था इनके जो बीच में है वो सबसे ज्यादा गैप है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे इनके गैप कम होते जाएंगे। उसका ये इस चित्र में आप देखिए, ये जो चित्र है इसमें आप देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर इनके, यहाँ पर तो देखो सबसे ज्यादा दूरी है, और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे इनकी दूरी कम होती जाएगी। इनकी दूरी ये कम हो रही है, देखिए ये यहाँ पर कितनी कम हो। तो जितना ये पोल की तरफ जाएंगे इनकी दूरी कम होती जाएगी। आगे इन्होंने कहा है कि अक्षांश रेखाओं में भिन्न से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांशों के तो सर्किल छोटे होते रहते हैं, पोल की तरफ इनके सर्किल छोटे होते रहते हैं, लेकिन इनकी लंबाई सेम होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, ग्रीनिच एक जगह है और ये है ब्रिटेन में। यहाँ ब्रिटिश राज के वैशाला से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्रमुख यामोत्तर, अब ये है, सपोज करो ये वाला है, अरे कहाँ गया, ये वाला है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है इधर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसमें एक ग्रीनिच से को बिल्कुल आधार मान लिया। जो ग्रीनिच का समय है उसके 12 बजे से इन्होंने रेफरेंस लाइन बना ली। क्या रेफरेंस लाइन बना ली? दोपहर के 12 बजे से एक रेफरेंस लाइन बना ली और इन्होंने उसको 0 डिग्री मान लिया। अब जब इधर चलते हैं तो ये तो कहलाता है ईस्ट, और जब इधर चलते हैं ये कहने लगता है वेस्ट। ठीक है, अब ईस्ट और नॉर्थ और साउथ का तो कंफ्यूजन दूर हो गया, अब ईस्ट और वेस्ट का दूर होगा। अच्छा, इनको डिग्री में नापते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन ये है 180 की, 180 की। जब आप इसको इधर से जाते हैं, इधर से जाकर देखेंगे तो ये होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट। ये कौन सी होगी? ये जैसे आप देखते हैं ये होगी 180, ठीक है, 180 डिग्री। जब आप इधर से जाएंगे तो ये होगी 180 डिग्री ईस्ट, और जब आप इधर से जाएंगे या इधर से होकर जाएंगे तो ये होगी 180 डिग्री वेस्ट, 180 वेस्ट, 180 वेस्ट। और ये आपको बहुत अजीब लगेगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन है, और इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं कि यामोत्तर कहते हैं इसका जो अंश है, मान है 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहां से हम 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर इनके प्राइम मेरिडियन तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है। ठीक, एक ईस्टर्न भाग हो गया, एक वेस्टर्न भाग हो गया। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर दे। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम लिखा होता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आगे इसमें जो लिखा है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब ये ग्रिड है, ये पूरी ग्रिड बनी, ये बन गई अब ग्रिड। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धुबरी, धुबरी की जो लोकेशन है वो 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब सपोज करो ये वाली लाइन है, ये सपोज करो यहां पर है, ये धुबरी है, ये है धुबरी, और ये जो लोकेशन है इन्होंने कहा 26 डिग्री। अब मान लिया सपोज ये तो, हाँ ये मान लिया हमने 26 डिग्री है,
ये यहाँ पे 26 डिग्री जा रही है, ये हो गई 26 डिग्री कौन सी, नॉर्थ, और यहाँ मेरी लोकेशन है, और उन्होंने कहा 90 डिग्री, और ये हो गई आपकी 90 डिग्री ईस्ट। मान लो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है 90 डिग्री, हमने ये ईस्ट मान ली, तो जो ये लोकेशन है, ये वाली लोकेशन 90 डिग्री ईस्ट और 26 डिग्री नॉर्थ, ये धुबरी है, ये धुबरी निकलेगी। ठीक है, आप इस, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप इसको अपने मैप में ढूंढिए। फिर आपने कहा कि इस, अगर आप, हाँ ये देख लिया हमने, फिर आ जाओ समय देखना। अब ये पूरा विश्व का मैप है, इस विश्व के मैप को टाइम जोन में बांटा हुआ है, इसको आगे समझाता हूँ, पहले एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा देशांतर और समय में क्या संबंध है। देशांतर और समय, जिस प्रकार से हमने अक्षांश से हीट जोन ज्ञात किए, उसी प्रकार हम देशांतर से समय को ज्ञान लेते हैं। पहले समय में क्या होता था, पहले पुराने समय में, जब आज तो हम मोबाइल से देख लेते हैं समय, उससे पहले हम घड़ी से देखते थे, और घड़ी से पहले कैसे देखते थे, सूरज से। स्थानीय समय कैसे देखते थे, सूरज से देखते थे। क्या देखते थे भाई, एक चीज तो अटल थी जब से प्राकृतिक है, वो सूर्योदय होना, दोपहर होना और सूर्यास्त होना। इन तीनों से इन्होंने अपने समय को देखा। कैसे कि जब सूर्य बिल्कुल सर पर चमकता है और कोई भी शेडो नहीं बनती, तो वो दोपहर के 12 बज गए, बिल्कुल दोपहर हो गई। और जब सूर्य उदय हुआ, तब सबसे बड़ी शेडो बनती है। उदय होता है ईस्ट में, तो वेस्ट में शेडो बनेगी किसी भी पोल की या किसी भी वॉल की। और जैसे ही सूर्यास्त होगा, तो शेडो किधर बनेगी, शेडो बननी शुरू हो जाएगी ईस्ट में। तो उसको बोलते हैं ढलता सूरज। एक होता है उगता सूरज, एक होता है दोपहर यानी कि बिल्कुल सीधा, और फिर होता है ढलता सूरज यानी कि सूर्यास्त तक पूरा ढल जाता है। तो इन्होंने इसी को आधार बनाया है, सूर्य को ही। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीनिच एक जगह है वहां पर उसका देख लिया कि इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, इसको हम घोषित कर देते हैं। और इससे क्या होगा, इसका जो स्थानीय समय है उसके ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो घटेगा। अब इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी होती है वो कितने पे घूमती है, 360 डिग्री पे घूमती है, और कितनी देर में घूमती है, वो 24 घंटे में घूमती है। तो 24 घंटे में वो 360 घूमती है। ठीक है, एक घंटे में कितनी जा रही है वो, एक घंटे में जा रही है 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री। अब तो एक डिग्री में कितना समय लेगी, वो एक डिग्री में लेगी क्या, एक घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट अपॉन 15 डिग्री, तो यानी कि 4 मिनट। एक डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया एक घंटा, एक 1 आवर इक्वल टू हो गया 15 डिग्री, एंड 1 डिग्री इक्वल टू हो गया 4 मिनट। ये हो गया आपका 4 मिनट। अगर हम क्या करें, इसको एक घंटे को 15-15 डिग्री का एक घंटा, तो 15-15 डिग्री के हमने पूरी दुनिया को 24 घंटों में, एक एक घंटे में 24 जोन में बांट दिया। ठीक है, 24 जोन में बांट दिया। अब हम यही देखेंगे कि भाई इनका क्या रोल है। अब देखें इन्होंने क्या किया, पहले क्या करते थे हम, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन था पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। आज भी आप देखें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति, है ना, सूर्य की स्थिति, दशा और दिशा, ये इन्हीं का अध्ययन होता है, और ये समय का ही एक तरीके का आकलन था। लेकिन इसको अब आप देखें, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। वही बिल्कुल, जो दोपहर में सबसे छोटी होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी परछाई होगी। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होगा, सूर्य जो ग्रीनिच पर सूर्य दोपहर पर बिल्कुल सूर्य जो होगा सबसे छोटी शेडो बनाएगी, और वो क्या होगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे। कहां पर, ग्रीनिच पर। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है,
अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे, और जो पश्चिम में है उसका ग्रीनिच समय से पीछे होगा। अगर हाँ, समय के अंतर की दर की गणना इस प्रकार से करते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अक्ष पर 360 घूम जाती है, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। ये याद रखना भाई, इस पे सवाल आते हैं और टाइम निकालना भी आता है, टाइम निकालना भी बताया जाता है इसी के द्वारा। क्या 1 घंटा बराबर 15 डिग्री और 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। जब ग्रीनिच के दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री ईस्ट में क्या समय होगा, 1 घंटा आगे जोड़ दो 1 बजेगा, और वेस्ट में क्या समय होगा, 1 घंटा घटा दो 11 बजेंगे। ठीक है, ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे और जहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इसके 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट है इंटरनेशनल डेट लाइन। वहां अगर 12 बजे हैं कहां पर, ग्रीनिच पर सुबह दोपहर के, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर जो होगा वो आधी रात के 12 बजेंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है। अब आपने ये तो जान लिया कि हर अक्षांश पर क्या होगा, हर अक्षांश पर हर देशांतर पर आपने स्थानीय समय ज्ञात कर लिया। लेकिन जैसे कंट्री है, अब एक कंट्री है सपोज करो, और हमें क्या करना है, भारत ही है, भारत में गुजरात से लेकर और असम तक ट्रेन जानी है। तो ट्रेन, अब देशांतर तो वहां तक बहुत अलग अलग है, लगभग भारत फैला है 30 डिग्री देशांतर में ईस्ट में, तो इतना 30 डिग्री का फैलाव बहुत होता है। 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे का अंतर होता है। अगर गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या बजा है, 8 बजे, तो असम में 6 बजे होंगे। ठीक है, असम में 10 बजे होंगे, और अगर असम में 10 बजे हैं तो गुजरात में 8 बजे होंगे। तो ऐसी स्थिति को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, आप दो जो देश है उसके बिल्कुल बीचों बीच से एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दी जाती है इमेजिनरी, और उसी के वहां ही के स्थानीय समय को क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। जैसे भारत है, भारत की स्थिति देखें, भारत में क्या है, इसमें है, भारत में ये मैप देखिए भारत का, ये है भारत का जो फैलाव है वो 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट तक है, तो लगभग 30 डिग्री। ठीक, तो अंतर क्या हुआ, 2 घंटे का लगभग का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाल लिया। इनका सोल्यूशन क्या निकाला कि 82.5 डिग्री, इसका बिल्कुल आधा बैठता है 82.5 डिग्री, इन्होंने 82.5 डिग्री को ही क्या मान लिया, स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान ली। यानी कि 82.5 डिग्री जो नैनी इलाहाबाद से होकर जाती है, 82.5 डिग्री पर जो स्थानीय मान होगा वही पूरे भारत का स्थानीय मान होगा। लोकल टाइम जो 82.5 डिग्री पर होगा नैनी का, वो पूरे भारत का ही लोकल टाइम पूरे भारत का ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। और जैसे बहुत बड़े देश होते हैं, जैसे रशिया है, रशिया बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है, उसका तो देशांतर बहुत चौड़ा है, तो ऐसे में उसमें बहुत सारे टाइम जोन बना लेते हैं। बड़े देशों में जैसे उसमें रूस में 11 टाइम जोन है और पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन है, तो भारत में तो एक ही है। पढ़ लेते हैं एक बार। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। वही जो मैं आपको बता रहा था, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पीसीएस में, तो बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या कि भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना जाता है। यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना गया। इसे भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड और भारत का मैच आ रहा है और इंग्लैंड में वो
दोपहर के 2 बजे शुरू होगा। तो उन्होंने कहा भाई आप रात को क्यों नहीं सो पाओगे? उन्होंने कहा भाई जब भारत में 7:30 बजे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है ब्रिटेन का और यहाँ का। अब 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि यहाँ पर क्या बजे होंगे? 2:30 बजे होंगे, वो 7:30 बजे होंगे किसके? रात के। अब 7:30 बजे होंगे तो मैच तो रात को चलेगा, वहां दिन में चलेगा और यहाँ पर रात को चलेगा, इस वजह से वो नहीं सो पाएगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माने जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हर 15 डिग्री पर इन्होंने एक टाइम जोन बना दिया, तो पूरी धरती को इन्होंने 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में बांट दिया। और जो रशिया है वो देश के हिसाब से देखें तो रशिया में 11 टाइम जोन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत में तो एक ही है। अब इसमें अगर कोई 6 क्लास का बच्चा भी करता है और कंपटीशन वाले बच्चे भी करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक बार इनको देख लेती है। पृथ्वी का सही आकार क्या है? भूभाग, पृथ्वी ऊपर से चपटी है, बीच में से थोड़ी बाहर निकली है, भूभाग जियोइड। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब है लघु रूप। किसका लघु रूप है? पृथ्वी का। और पृथ्वी के लघु रूप है, उसकी प्रतिकृति है, यानी कि उसकी कॉपी है। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये बताना मत भूलना कि 23.5 डिग्री, अगर आप नहीं बता दिया 23.5 डिग्री तो अधूरा आंसर है। साउथ है कि नॉर्थ है? कर्क रेखा नॉर्थ है, मकर रेखा पूछते तो साउथ है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन सा है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश तो जो होती है सर्कल होता है और देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। ये टाइम जोन बताता है, ये हीट जोन बताते हैं। ठीक। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है और वर्ष में कभी ना कभी उस स्थान में सूर्य दोपहर में बिल्कुल बिना परछाई के, यानी कि सर के ऊपर चमकता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि लंदन भारत के वेस्ट में है और वेस्ट की तरफ क्या होता है? समय घटता जाता है और ईस्ट में समय बढ़ता जाता है। अगला है एमसीक्यूज है, कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या है? प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध जिसके नजदीक पाया जाता है, किसके नजदीक पाया जाता है शीत कटिबंध? ध्रुवों के नजदीक। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतर 180। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिण ध्रुव व्रत कहां पर है? जाहिर सी बात है दक्षिण में होगा, दक्षिण गोलार्ध में। फिर इन्होंने कहा क्या? ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश और समान अक्षांश रेखा और देशांतर यामोत्तर का जाल है। मकर रेखा किस पर स्थित है? 23.5 डिग्री साउथ पर। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 82 डिग्री ईस्ट। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्रमुख यामोत्तर। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप कभी भी अक्षांश और देशांतर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। और ये सब इमेजिनरी है, एक सब कैलकुलेशन है, और आप वो टाइम निकालने के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप यहीं से करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा भी। बस आपको एक होमवर्क करना है कि आपको ये बताना है कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।